राजा राम जी, खाप पंचायतों के प्रधान मास्टर बलबीर सिंह जी, हमारे यहाँ के रहे चेयरमैन शैलेंद्र राणा जी और बहुत से आप तमाम साथियों, भाइयों बहनों, सर्वप्रथम तो सबको बहुजन समाज पार्टी और लोकदल पार्टी के गठबंधन की हार्दिक बधाई देता हूं, सबको मुबारकबाद देता हूं। और इसके साथ साथ आज की इस मीटिंग के लिए विशेष तौर से बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिल की गहराई से बहुत मुबारकबाद देता हूं कि आपको बहुत बधाई हो कि आपने इस तरह की, हमने तो कार्यकर्ताओं की मीटिंग रखी थी, इसको रैली में बदल दिया। आपको बहुत मुबारक हो। साथियों, पिछले दिनों एक टेलीविजन पे चर्चा थी कि अगली सरकार किसकी होगी। भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने कहा हमारी होगी, कांग्रेस वाले बोले उनके प्रधान के हमारी होगी। फिर मेरे से पूछा कि अब की बार किसकी सरकार होगी। मैंने कहा कि चश्मा पहन के हाथी चलेगा, उड़ेगी धूल, ना रहेगा पंजा ना रहेगा फूल। उस हाल में बुलाए गए तो अपने अपने समर्थक थे, पर मैं तो अकेला ही गया था और उस हाल में गड़गड़ाहट मेरी बात पे थी, जैसे आपने ताड़ियां पीटी। आगे से उन्होंने पूछा कि तुम्हारा मुख्यमंत्री कौन होगा। मैंने कहा हरियाणा प्रदेश के कमेरे किसान मजदूर के लिए हरियाणा की विधानसभा से जिसने त्याग पत्र दे दिया वो अभय सिंह चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे। तीसरी बात उन्होंने पूछी कि अब तो चुनाव हो लिया, पर आगे देश की प्रधानमंत्री कौन होंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि हमारा तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होगा। और कांग्रेस वाले कहने लगे हमारा तो 28 दलों का गठबंधन है, एमपी जीत के आएंगे, वो फैसला करेंगे। तो मैंने कहा इस देश में कमेरे की बेटी और इस देश की दलितों की आवाज उठाने वाली इस देश की प्रधानमंत्री बहन मायावती बनेगी। तो साथियों, मैं आज आपके बीच में साथियों इस बात के लिए विशेष तौर से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के कुशासन से लोग दुखी हैं, पीड़ित हैं। सबके साथ धोखा किया, देश की जनता से धोखा किया था कि 15 लाख रुपए हर के खाते में आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, परंतु पैसा तो एक भी नहीं आया था। और किसानों से कहा था किसानों स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होगी, एमएसपी का कानून बनेगा, 2022 में तुम्हारी आमदनी दुगनी होगी। किसानों ने सोचा कि बल्ले बल्ले हो जाएगी। किसानों को पता नहीं था कि कुछ और हैं इनके इरादे, इनके कहने की बात और करने की और हैं। साथियों, 3 काले कानून किसानों पे थोप दिए थे और किसानों ने कितना बड़ा आंदोलन, दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर रोक करके 380 दिन तक बैठना पड़ा और 750 से ज्यादा जानें चली गई। किसानों की लाश दिल्ली से आई थी, इसकी जिम्मेवारी किसकी बनती है। इसलिए आज हरियाणा प्रदेश की स्थिति कैसी बिगाड़ी। हरियाणा प्रदेश का एक मनहूस मुख्यमंत्री था मनोहर लाल खट्टर के हरियाणा प्रदेश में 3,17,000 करोड़ रुपए का कर्जा हम पे छोड़ के गया है। और इतना ही नहीं, मुझे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ जाने का मौका मिलता था। सरकार आपके द्वार लगते थे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला कहते थे कि मेरा खजाना लबालब भरा हुआ है, जो मांगोगे वो दूंगा। और मैं कई बार देखता था लोग सड़कें, गलियां, स्कूल, थाई, चौपाट, रिटेनिंग वाल, गऊ घाट जब उनसे मांगते थे तत्काल मंजूर हो जाते थे। और आज
हरियाणा प्रदेश की कैसी स्थिति कर दी कि आज आपके सामने ही है कि आपके रक्षक ही बक्षक बन गए हैं। बाढ़ खेत को खाती है, दरिया के किनारे खुद पानी चूस गए, बिजली खंभे चाट गए। आज हरियाणा प्रदेश में स्कूल हैं तो मास्टर नहीं, अगर अस्पताल हैं तो डॉक्टर नहीं। आज हरियाणा प्रदेश में जलघर हैं तो जल बिन सुने हैं। आज बिजली घर में बिजली नहीं, बिजली गुल है और बिजली के बिल फुल हैं। किस प्रकार से परिवार पहचान पत्र बनाए गए, जिसकी वजह से 1,80,000 से आमदनी जिसकी ज्यादा लिख दी, उसकी पेंशन कट गई, राशन कार्ड कट गए, पीले कार्ड काट दिए गए। और इतना ही नहीं, शहर के भाइयों को तरसाया। किस प्रकार से प्रॉपर्टी आईडी बनाई गई। प्रॉपर्टी आईडी में यासी कंपनी को 64 करोड़ रुपए गलत इंदराज करने के दे दिए गए, क्योंकि वो गुजरात के रहने वाले थे। कि प्लाट किसी का, दुकान किसी की, नाम किसी के कर दी। और इतना ही नहीं साथियों, हरियाणा प्रदेश तो भाईचारे के नाम पे जाना जाता था। दुनिया में मिसाल थी, हम छत्तीस जात के भाई एक माला के मोती बन के रहते थे। दुख सुख हमारे सांझे थे। किस प्रकार से हरियाणा प्रदेश को जलाया गया। हरियाणा प्रदेश में किस प्रकार से 32 नौजवानों की जिंदगी गई थी, आपके सामने है। संत रामपाल का प्रकरण हुआ तो 6 मरे थे। डेरा प्रेमियों को पंचकूला में बुला करके गोलियों से भून दिया गया था। 42 लोग मरे थे। आखिर इस खून खराबे का जिम्मेवार कौन है। मैं इतना ही कहना चाहता था, जिनके सिर पे ताज है, वक़्तदारे ताज जरा संभल के जवाब दे। कितने किए यतीम तेरे तख्तों ताज ने, पहले तो था अपनों की गुलामी का एक गम, नाकों चने चबा दिए अपनों के राज ने। ये अपनों का राज कैसा राज है, जिसकी वजह से किसानों की जमीनें छीन ली जाती हैं। 70,000 एकड़ जमीन किसानों की कांग्रेस के राज में आपके यहां के रहे मुख्यमंत्री ने डीएलएफ, होमेक्स से टीडीआई, पार्श्वनाथ, सहारा जैसी कंपनियों को दे दी। और इसी प्रकार से कांग्रेस के राज में जो लोग ये कहते थे कि हम तो संविधान बचाते हैं, संविधान की धज्जियां उस टाइम उड़ी थी, इस देश में इमरजेंसी लगी थी। चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल, मोरारजी देसाई जैसे नेता जेलों में बंद कर दिए गए थे। लाखों नेता इस देश के जेलों में मीसा में बंद थे। और साथियों, किस प्रकार से धक्केशाही से नसबंदी कर दी गई थी और न्यायालय पे भी प्रहार हुए थे। वो कांग्रेस का राज हमें याद है, जिसके राज में बिजली, पानी और नौकरियां एक ही क्षेत्र को जाया करती थी। साथियों, ये हरियाणा प्रदेश आपका प्रदेश है, ये भारतवर्ष आपका प्रदेश देश है। और इस देश की आपकी कड़ी मेहनत से हमने रेलवे स्टेशन बनाए थे, हमने बंदरगाहें बनाई थी, हमने किस प्रकार से हवाई अड्डे बनाए थे, बीमा कंपनियां बनाई थी। सारी की सारी अडानी और अंबानी को दे दी। और जो कोई बेरोजगारी पे बोलता है, अगर कोई महंगाई और भ्रष्टाचार पे बोलता है, तो फिर ईडी, सीबीआई उसके पीछे लगा दी जाती है, जेलों में भेज दिए जाते हैं। हरियाणा प्रदेश के नौजवानों, आप याद करो कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के राज में नौकरियां किस प्रकार से मिलती थी। और आज हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 का सूबा बन गया है। हमारे वो बच्चे जो फूल से हमने पाल पलोस के बड़े करे थे, आज उनका हरियाणा प्रदेश की धरती से मोह भंग हो गया। डोंकी वीजा लेके 7 समुद्र पार जाकर के अमेरिका में, कनाडा में आज अपना पेट भरने के फिराक में हैं। हम पे तो एक फौज बची थी, ले दे करके फौज में हम जाया करते थे, वो भी ठेके पे दे दी। कैदी अग्निवीर भर्ती होंगे, 4 साल के बाद घर आ जाएंगे। ना पेंशन होगी, ना कैंटीन से सामान मिलेगा और ना ही किसी प्रकार की सुख सुविधाएं उन्हें मिलेंगी। साथियों, इसलिए कहना चाहता हूं, आपने भी सोचना होगा। कलैत विधानसभा के क्षेत्र से आए हुए भाइयों बहनों, आप सबसे इतना कहना चाहता हूं, आपको निशान यहां पे हाथी मिले तो हाथी का बटन दबाना, अगर चश्मे का मिले तो चश्मे का बटन दबाना आपकी इसमें खुशहाली लेकर के आएगा। और मैं विशेष तौर से आज आप आए हो, जिस जोश परोस के साथ आए, उसके लिए मैं आप सबका अभिनंदन,
अभिवादन और आपका धन्यवाद दिल की गहराइयों से करता हूं कि साथियों, मुझे इस बात की उम्मीद भी नहीं थी कि आप इतनी भारी तादाद में आओगे। आज आप इतनी तादाद में आए हो, इसके लिए बीएसपी के कार्यकर्ताओं को, लोकदल पार्टी के कार्यकर्ताओं को, इन दोनों दलों के नेताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी रामपाल माजरा जी। माजरा साहब, आपके ऊपर पूरा विश्वास है। इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं को और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को आपका 50 साल का एक्सपीरियंस और 40 साल का राजनीतिक संघर्ष अब की बार गठबंधन की सरकार बनाने में काम करेगा और युवाओं की और बड़े बुजुर्गों की आवाज को विधानसभा में पहुंचाने का काम करेगा। रघुवीर वाल्मीकि, माजरा साहब अभय सिंह, आकाश आनंद जी को मोमेंटो देकर सम्मानित करेंगे। मैं उसको बुक्का दे दूंगा। अब आपके बीच में हरियाणा प्रदेश के प्रभारी रघुवीर सिंह बेनीवाल जी, जो पंजाब चंडीगढ़ के प्रभारी हैं, हमारे बीच में आएंगे और अपनी बात रखेंगे। प्रभारी साहब को इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता बुका दे के सम्मानित करेंगे। और साथ में पगड़ी उठाकर सम्मानित करेंगे। अब आगे बीएसपी की टीम इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव चौधरी अभय सिंह चौटाला को भाई हट दो भाई प्रभारी जी, किसी हवा लग जाए तो अच्छी बात है, अगर लग जाएगा ये भाई साहब थोड़े पीछे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर देश में जन्मे संतों महापुरुषों को नमन करते हुए मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करते हुए चौधरी देवीलाल जी को अपना आदर्श मानते हुए देश के सबसे बड़े उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श एवं नेता मानते हुए श्री ओम प्रकाश चौटाला जी का आदर सम्मान करते हुए इस मंच पर उपस्थित आज कलायत विधानसभा की बड़ी जनसभा, उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग आएंगे। सम्मानित साथियों, बड़ी तादाद में आप लोग पहुंचे, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। सम्मानित साथियों, मंच पर उपस्थित इस गठबंधन के होने वाले चंदी टाइम रह रहा है, होने वाले मुख्यमंत्री आपके बीच में बड़े भाई अभय सिंह चौटाला साहब उपस्थित हैं। उनके लिए जोरदार तालियों की आवाज। भाई तालियां ऐसे नहीं होती, तालियां अगर मरे दिल से बजाओगे तो मरे दिल की सरकार, और तालियों में जोश होगा तो जोशीली सरकार बनेगी आपके बीच में। तालियां 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1, अपने उन महापुरुषों के लिए जिन्होंने आपको चलना बैठना सम्मान के लिए जीना और सत्ता प्राप्त करने के लिए चस्का प्राप्त किया, उन महापुरुषों के लिए जोरदार तालियां।
दूसरे नंबर की जो तालियां हैं उन मातृ शक्ति जो महिला बैठी है हमारे बीच में और जो घर में परिवार को संभाल रही है, आपके परिवार को संभाल करके, आपके बच्चों को संभाल करके आपको मिशन में, पार्टी में, मूवमेंट में काम करने की इजाजत देती हैं, उन महिलाओं के लिए तालियां। और तीसरे नंबर पे जो लीडर, जो व्यक्ति आपके हक, हकूक, अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल सकते हैं, अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं, ऐसे हमारे होने वाले मुख्यमंत्री के लिए जोरदार तालियां सम्मानित साथियों। मंच पर उपस्थित दोनों पार्टियों के स्टेट की कमेटी, जिला कमेटी, विधानसभा की कमेटी, सेक्टर और बूथ के कार्यकर्ता और कमेटी, हमारे वॉलंटियर फोर्स के सभी साथीगण, नौजवान साथी, मीडिया बंधु, मातृशक्ति, सभा में उपस्थित मेरे बुजुर्ग, प्यारे बच्चे, सभी का मान और सम्मान करते हुए आज सम्मानित साथियों, समय आ गया है कि आप लोग 20 साल से जो इंतजार देख रहे थे, वो इंतजार की घड़ी आपकी कुछ ही दिनों में खत्म होने वाली है सम्मानित साथियों, क्योंकि आपने वो बिगुल बजा दिया है। ये जो गठबंधन है, ये पवित्र गठबंधन है। ये जो गठबंधन है, ये समतामूलक समाज की स्थापना करने के लिए गठबंधन हुआ है। ये गठबंधन बराबरी का दर्जा देने के लिए गठबंधन हुआ है। ये गठबंधन आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए गठबंधन हुआ है। ये गठबंधन बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए गठबंधन हुआ है। ये गठबंधन किसानों की आवाज को उठाने के लिए गठबंधन हुआ है। ये गठबंधन आपके बच्चों की भविष्य की सुरक्षा के लिए गठबंधन हुआ सम्मानित साथियों। और इस गठबंधन के होने वाले मुख्यमंत्री आदरणीय बड़े भाई अभय चौटाला जी जिस टाइम पे मुख्यमंत्री बनकर के आएंगे, आपके बीच में पहली ही कलम से पहला ही लेख लिखेंगे, आपके अधिकारों के लिखने का काम करेंगे सम्मानित साथियों। इसलिए अपने खास करके प्रेस मीडिया के बंधुओं से हम हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहते हैं, जो हमारे मीडिया के साथी हैं, जो हमारे नौजवान साथी हैं, वो सम्मानित साथियों, आज की जो तस्वीर है, 20 साल से 10 साल कांग्रेस रही, 10 साल भारतीय जनता पार्टी रही, इनकी असली तस्वीर को दिखाने का काम करें और सम्मानित साथियों इनकी असली चेहरे को दिखाने का काम करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने और कांग्रेस के लोगों ने आज तक सम्मानित साथियों पता नहीं क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मीडिया के लोगों को कौन सी घुट्टी पिला रखी है, कौन सी बबूती, कौन सी राख इनके ऊपर छिड़क रखी है, कौन सा तागा, कौन सा जादू इनके ऊपर कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी के गुण गाने लगे। इनको बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है कि भूख से मरता हुआ एक किसान, भूख से मरता हुआ एक मजदूर सड़क पर जो बैठा है उसके ऊपर भी कैमरा फोकस करें। इनको बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है कि हम लोग जो हमारा बेरोजगार युवक है उनके ऊपर भी फोकस करें। इनको बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है कि झोपड़ी में जो चीख निकलती है, झोपड़ी में जो आवाज, जो रोने की आवाज निकलती है, उनको छुपाने का और दबाने का काम करने लगे सम्मानित साथियों। मीडिया का काम था, चौथा स्तंभ एक मीडिया का होता है सम्मानित साथियों। इस देश में मीडिया का काम होता है, प्रेस बंधुओं का काम होता है देश को तरक्की की ओर ले जाना, देश को सम्मान की तरफ ले जाना, देश को ऊपर अप करके ले जाना सम्मानित साथियों। देश का एक ऐसा सिस्टम बनाना जिससे कि भाईचारा पैदा हो, आपस में तालमेल पैदा हो। और इन सरकारों ने धर्म के नाम पे, जातियों के नाम पे इतनी फूट डालने का काम कर दिया सम्मानित साथियों कि हम लोग एक दूसरे को देखने को तैयार ही नहीं है। भाईचारा खत्म हो चुका। इस भाईचारे को बनाने के लिए, इस भाईचारे को पैदा करने के लिए, बराबरी में बराबर बैठने के लिए, हम एक दूसरे को प्यार से देखें, एक दूसरे को आदान प्रदान, शादी ब्याह में इनवाइट करने के लिए सम्मानित साथियों, ये भाईचारा पैदा करने के लिए गठबंधन का मुख्यमंत्री बनाना अति आवश्यक है सम्मानित साथियों। बनाना चाहिए। क्या आप चाहते हैं भाईचारा पैदा हो? अगर आप चाहते हैं भाईचारा पैदा हो तो हमारे बीच में बड़े भाई अभय सिंह चौटाला जी बैठे हैं, इनके ऊपर तो सबको अविश्वास है ही।
और इनकी एक आवाज, एक शब्द, सम्मानित साथियों, पूरे हरियाणा को पता है, बच्चे बच्चे को पता है, बच्चे बूढ़े जवान महिला मातृशक्ति सबको पता है कि अभय चौटाला जी अगर कोई शब्द मुंह से निकालने का काम करेंगे वो पत्थर की लकीर होती है, पत्थर की लकीर सम्मानित साथियों। इसलिए हम कहना चाहते हैं सम्मानित साथियों आपके बीच में कि जिन लोगों ने इस धरती पे, जिन लोगों ने इस भारत की धरती पे फूट डालने का काम किया, जिन लोगों ने धार्मिक आस्थाओं से छेड़छाड़ करने का काम किया, जिन लोगों ने आपके बीच में जातियों की खाई खोदने का काम किया, जिन लोगों ने भाईचारा को मिटाने का काम किया, इन लोगों को सत्ता से बेदखल करना है सम्मानित साथियों, भगाना है, सत्ता से भागने चाहिए वो लोग। और सम्मानित साथियों आपकी आवाज, आपका नारा, आपकी तालियां चंडीगढ़ की कुर्सी तक न जानी चाहिए सम्मानित साथियों, चंडीगढ़ की कुर्सी पे ये आवाज जानी चाहिए। जिस दिन ये झंडा, चश्मे का झंडा और हाथी का झंडा, जिस दिन आप लोग चंडीगढ़ की कुर्सी पे लगा दोगे तो आपको खुद ब खुद नजर आ जाएगा कि हमारे अधिकार मिलने शुरू हो गए सम्मानित साथियों। आपको मांगने की जरूरत नहीं है, आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक किसान का बेटा, एक दुख दर्द झेलने वाला जो किसान के हक में अपने विधायकी छोड़ सकते हैं, किसान के हक में अपने आप को बलिदान कर सकते हैं, किसान के हक में अपनी कुर्सी को ठोकर मार सकते हैं, मजदूरों के हक में अपनी कुर्सी को बलिदान कर सकते हैं, ऐसा व्यक्ति ही समझ सकता है कि किसान का और मजदूर का दुख दर्द कैसा होगा सम्मानित साथियों। वही समझ सकते हैं और वही लोग उसका निवारण कर सकते हैं सम्मानित साथियों। जिनको ये भी नहीं पता, आरएसएस के लोग हमारे बीच में, जिनकी सरकार ये चल रही है सम्मानित साथियों, उनको तो ये भी नहीं पता कि गुड़ और शक्कर किस पेड़ पे लगती है, उनकी सरकार बन रही है सम्मानित साथियों। उनको यह नहीं पता कि चावल कहां उगता है, उनको यह नहीं पता कि कणक गेहूं कहां उगता है, किस पेड़ पे लगता है, किस खेत में लगता है, उनकी सरकार बनवाने का काम करते हैं। आज देश में ऐसे उद्योगपति, ऐसे व्यापारी सम्मानित साथियों, जिन्होंने किसान के खेत को भी कैप्चर कर लिया, आगे ठेके पे देने, कंपनियों को देने जा रहे हैं सम्मानित साथियों। अगर इस व्यवस्था से बचना चाहते हैं सम्मानित साथियों कि हमें अपनी खेती खुद करनी है, अपने अधिकार सुरक्षित रखने हैं, तो सम्मानित साथियों हमें इस गठबंधन पे खुल करके अपने दिमाग से, अपने दिल से और अपनी ताकत से और अपने ज्ञान से एक जगह इकट्ठा होना है सम्मानित साथियों। क्योंकि अगर इस दुनिया में सबसे बड़ी किसी चीज की कीमत होती है, वो होती है ज्ञान की, वो होती है दिमाग की। और दिमाग कहां प्रयोग करना चाहिए? अगर उल्टी दिशा में प्रयोग करोगे तो गर्दन काटने का काम करेगा, और सही दिशा में प्रयोग करोगे तो सरकार बनाने का काम करेगा। ठीक उसी तरह सम्मानित साथियों, एक वोट की ताकत जो आपको संविधान के तहत मिली हुई है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के तहत आपको इसका हक और अधिकार मिला है सम्मानित साथियों, ठीक उसी तरह वोट का अधिकार है। अगर वोट के अधिकार को आप सही इस्तेमाल करोगे, आपकी सरकार बनाने का काम करेगा, आपके अधिकार दिलाने का काम करेगा, आपकी मुसीबतें खत्म करने का काम करेगा, आपके बच्चों को सुरक्षित करने का काम करेगा, आपकी पीढ़ियों तक के सुरक्षित करने का काम करेगा। और सम्मानित साथियों, अगर इस वोट का गलत इस्तेमाल कर दिया तो सम्मानित साथियों अपने बच्चों के भविष्य की गर्दन कटवाने का काम हम लोग करेंगे सम्मानित साथियों। इसलिए आप लोग दिमाग से सोचो, दिमाग से सोचो सम्मानित साथियों, सबसे महंगी चीज है। अगर हम लोग इस दिमाग को सही प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर सत्ता में भागीदारी निभाने का काम करेंगे, और उस सत्ता को सम्मानित साथियों, सरकार को, जो सरकार अपनी कहेंगे, हमारे दिल से आवाज निकलेगी कि हमारी सरकार है, हमारे दिल से आवाज निकलेगी कि मेरी सरकार है। भाई अभय चौटाला जी अगर अब मुख्यमंत्री हैं तो मैं मुख्यमंत्री हूं, अभय चौटाला जी मुख्यमंत्री हैं तो हम लोग सरकार के नुमाइंदे हैं, हम लोग सरकार के मुख्यमंत्री हम हैं। किसान कहेगा मैं मुख्यमंत्री हूं, रोजगार बेरोजगारी में जो बेरोजगारी झेल रहा है हमारा युवक, वो कहेगा मैं मुख्यमंत्री हूं, महिलाएं कहेगी हम मुख्यमंत्री हैं, हमारा मजदूर कहेगा हम मुख्यमंत्री हैं। तो जब आवाज निकलेगी सम्मानित साथियों मैं मुख्यमंत्री हूं, तो निश्चित तौर पर सम्मानित साथियों ऐसी सरकार होनी चाहिए। और सम्मानित साथियों कहने चाहते हैं हम लोग कि जब बहन जी का शासन था उत्तर प्रदेश में, उस टाइम पे सम्मानित साथियों उत्तर प्रदेश में जिस तरह के काम हुए, दो ही जगह काम हुए सम्मानित साथियों। या तो
इंडियन नेशनल लोक दल की सरकार में हरियाणा में काम होने का काम हुआ। सम्मानित साथियों, अगर कोई विकास कार्य हुआ है या तो इनेलो की सरकार में हुआ है, या अगर कोई काम होने का काम हुआ है तो बहन जी की सरकार में उत्तर प्रदेश में होने का काम हुआ है। सम्मानित साथियों, और हम बता दें कि 26 लाख नौकरियां, सरकारी नौकरी बहन जी ने एक ही टाइम पर निकालने का काम किया, और 5 साल में 26 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया बहन जी ने। सम्मानित साथियों, जो झुग्गी झोपड़ी वाले सड़क के किनारे बैठे थे उत्तर प्रदेश में, जो पन्नी डाल करके, पोलोथीन डाल करके, छप्पर टांग करके सड़क के किनारे रहते थे, उनको पक्के मकान दिलवा करके और 100 रुपए के स्टाम्प पर उनको मालिकाना हक दे करके बहन जी ने उनको मकान देने का काम किया। सम्मानित साथियों, ठेकेदारी प्रथा में जो सरकारी ठेकेदार होते हैं, सम्मानित साथियों, जो सड़क के ठेकेदार होते हैं, बिल्डिंगों के ठेकेदार होते हैं, बड़े बड़े करोड़ों के लाखों के ठेकेदार होते हैं, उन लोगों को ठेकेदारी प्रथा में जो मजदूर वर्ग का ठेकेदार होता है, रिक्शा चालक को भी ठेकेदार बना दिया। एक रिक्शा चालक मजदूर को भी ठेकेदार बना दिया। ऐसी व्यवस्था लाई। बहन जी ने एक प्रस्ताव पास किया कि मजदूर, पैसे तो है नहीं मजदूर पे, रिक्शा वाले पे पैसे नहीं होते, लेकिन उसका एक पहचान पत्र पर 100 रुपए के स्टाम्प पर उसका लाइसेंस जारी किया और वो ठेकेदार बना दिया। और जब बहन जी ने देखा कि इनके पास काम करने के लिए पैसे नहीं है, सड़क बनाने के लिए पैसे नहीं है, तो बहन जी ने एक कानून पास किया कि इनको 10 लाख के ठेके में 1 लाख रुपए 10% एडवांस पेमेंट दे करके इनको काम इनका शुरू किया जाए। इस तरह से सम्मानित साथियों, जब वो खत्म हो गए अगला 10%, जब वो खत्म हो गए अगला 10%। इस तरह से सम्मानित साथियों, आज की डेट में लाखों ठेकेदार करोड़पति हैं जो रिक्शा चालक थे। सम्मानित साथियों, रिक्शा चालक को करोड़पति बनाने का अगर काम किया किसी ने, उसका नाम है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। 2500 बारात घर, जिन गांव में बेटी की शादी के लिए, उत्तर प्रदेश में बेटी की शादी के लिए जिन गांव में गरीब की बेटी के लिए बारात घर नहीं थे, बारात ठहरने की जगह नहीं थी, बारात को रोकने की जगह नहीं थी, खाना खिलाने की जगह नहीं थी, उन गांव में बहन जी ने बारात घर बनवाने का काम किया। सम्मानित साथियों, और गरीब की बेटी की शादियां होने लगी। इसलिए सम्मानित साथियों, बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जिन कार्यों को गिनवाते गिनवाते कल हो जाएगी। इसी तरह से सम्मानित साथियों, उसी पैटर्न पे सम्मानित साथियों, चौधरी देवीलाल जी के पैटर्न पे और साहब काशीराम जी के पैटर्न पे और श्री ओम प्रकाश चौटाला जी के पैटर्न पे इस गठबंधन को रूप दिया गया। सम्मानित साथियों, आदरणीय बड़े भाई चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बहन जी ने काम किए हैं, उसी तरह से जिस टाइम पे मुख्यमंत्री बन जाएंगे, आपके हर अधिकार को देने का काम करेंगे। सम्मानित साथियों, इसलिए सम्मानित साथियों, इस कड़ी में हम आपको कहना चाहते हैं, क्योंकि मैं ज्यादा समय अपने मुख्य अतिथि को देना चाहूंगा। सम्मानित साथियों, मुख्य अतिथि का बोलना बहुत जरूरी है। वो आपके बीच में सरकार बनने पे कैसे कैसे काम होंगे, किस तरह सरकार चलाई जाएगी, किस तरह आपके बीच में विश्वास पैदा किया जाएगा, ये सब कुछ बताने का काम हमारे बीच में बड़े भाई करेंगे। इसलिए सम्मानित साथियों, मैं कहना चाहूंगा आपके बीच में कि आप लोग दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आपस में तालमेल सीखें, तालमेल की कला सीखें। ऐसा ना हो सम्मानित साथियों कि हम जोश में होश खो जाएं। हमें जोश हमारे अंदर है। हर बच्चा कह रहा कि गठबंधन का मुख्यमंत्री बनेगा। हर बच्चे की जुबान पे है कि इस बार गठबंधन का मुख्यमंत्री बनेगा। बच्चा कह रहा है इस बार अभय चौटाला जी मुख्यमंत्री बनकर के आएंगे। सम्मानित साथियों, हमें इस कड़ी में दोनों पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं उनको तालमेल आपस में करना होगा। छोटी छोटी बातों पे रूसना बंद करो कि मेरा अखबार में नाम नहीं आया, मुझे मंच से पुकारा नहीं गया, मुझे कुर्सी नहीं मिली, मेरा मंच से नाम नहीं लिया गया, मुझे बीच में किसी ने न्योता नहीं दिया, इनवाइट नहीं किया, मुझे मीटिंग में बुलाया नहीं गया। छोटी छोटी बातों पे आप लोग रूसना बंद करो। ये रूसने से काम नहीं चलेगा। जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं ये कुर्सी आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल। और जब जिसकी आप लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके लिए आप लोग टेम्पो में बैठ करके, बसों में बैठ करके, मोटरसाइकिल में बैठ करके, कार में बैठ करके, पसीना बहा करके, खून बहा करके आप लोग जिस रैली में आए हैं, जिस संबंधित विधानसभा में आए हैं, हमारे बीच में जो इस विधानसभा से संबंधित आदरणीय
बड़े भाई रामपाल सिंह माजरा जी बैठे हैं, जिनकी अगुवाई में इस विधानसभा का आयोजन किया गया। सम्मानित साथियों, जिस विधानसभा में आप लोग इस मेहनत के साथ इकट्ठे हुए हैं, उस कुर्सी का क्या नाम है पता आपको? ये कुर्सी आर्टिफिशियल है। जिसकी लड़ाई लड़ रहे हैं वो कुर्सी चंडीगढ़ में रखी है। सम्मानित साथियों, उसको कब जाना है? वो कुर्सी ओरिजिनल है, उसके नीचे अधिकार दबे हैं, उसके नीचे आपके हकूक दबे हैं, उसके नीचे आपको सम्मानित साथियों आपका सम्मान दबा है, आपका रोजगार रखा है। इसलिए सम्मानित साथियों, असली कुर्सी को देखो, नकली कुर्सी को नहीं। अगर नकली कुर्सी नहीं मिली, रूसने का काम मत करना। अगर नकली कुर्सी पे बैठने को नहीं मिला, कोई बात नहीं, हम असली कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम नकली कुर्सी की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हमें असली कुर्सी पे अभय चौटाला जी को विराजमान करना है। इसलिए सम्मानित साथियों, आप लोग सेक्टर और बूथ पर उतर करके, जो सेक्टर और बूथ के हमारे कार्यकर्ता हैं, दोनों आपस में तालमेल करें, एक दूसरे को तालमेल करें। जहां पे चश्मे का निशान है, जिस विधानसभा में हमारा कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी का, क्योंकि वहां पे हाथी नहीं होगा, जहां पे हाथी होगा वहां पे चश्मा नहीं होगा। इसलिए सम्मानित साथियों, जहां पे चश्मे का निशान है, जिस मशीन पे चश्मे का निशान मिले, जिस विधानसभा में हमारा एक एक कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी और निष्ठा से चश्मे का बटन दबाने का काम करेगा। और जिस विधानसभा में हाथी का निशान है, जिस विधानसभा में वहां पे एक चश्मे का निशान नहीं होगा, जिस विधानसभा में हाथी का निशान है, मैं इनेलो के सभी भाइयों से, सभी बहनों से भी, सभी माताओं से निवेदन करता हूं कि वो लोग चश्मे के बटन पर, वो लोग हाथी के बटन पर अपना निशान अपना दबाने का काम करें। सम्मानित साथियों, क्योंकि सम्मानित साथियों, जो इनेलो के भाई हैं हमारे, जो इनेलो के भाई हैं वो समझदार हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और जो बसपा के लोग हैं वो भी समझदार हैं, वो भी बहुत समझदार हैं। क्योंकि सम्मानित साथियों, अगर कैडर किसी के पास है इस देश में, वो बहुजन समाज पार्टी नाम कहलाती है। सम्मानित साथियों, उसका नाम है बहुजन समाज पार्टी। और मेरे कैडर के लोग, मेरे कैडर के कार्यकर्ता, इस बहुजन समाज पार्टी के कैडर के कार्यकर्ता, बहन जी के सिपाही, मान्यवर साहब काशीराम जी के सिपाही, बाबा साहब के मिशन को चलाने वाले, वो केवल और केवल गठबंधन में अपना धर्म निभाने का काम करेंगे। सम्मानित साथियों, इसलिए कहना चाहते हैं सम्मानित साथियों कि आप लोग केवल एक काम करना, जब यहां से चलेंगे, अंतिम मैं वाक्य आपके बीच में कहना चाहता हूं सम्मानित साथियों, जब आप यहां से चलेंगे, आपको केवल एक काम करना है। जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो सोशल मीडिया के बच्चे हैं, उनको 4 तरह का प्रचार करना सोशल पे। जो सोशल मीडिया के हमारे बच्चे हैं, उनको 4 तरह का प्रचार करना है सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे और ट्विटर पे। ये 4 तरह के प्रचार हमारे जो सोशल मीडिया के बच्चे हैं, नौजवान बच्चे हैं, उनको करना है। सम्मानित साथियों, 1 महीने तक चुप नहीं बैठना, उनको लगे रहना है, रात दिन एक ही नजर आना चाहिए मोबाइल पे, केवल गठबंधन का प्रचार, गठबंधन का प्रचार, गठबंधन का प्रचार, एक ही चीज नजर आनी चाहिए। और जो लोग हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम नहीं चलाना जानते, या फिर उनके पास उतना समय नहीं है, जो हमारे भाई पदाधिकारीगण हैं दोनों पार्टियों के, उनके लिए बाध्यता है कि वो काम छोड़ करके काम करें, अपने सोशल मीडिया के बच्चों को काम बताने का काम करें, अपने दूसरे भाइयों को काम बताने का काम करें। दोनों पार्टियों का समीकरण जीत करके कैसे आगे हम चंडीगढ़ में जाए, उस पर काम करने का काम करें। लेकिन जो पदाधिकारी नहीं है, उनके लिए बाध्यता ये नहीं है कि वो लोग काम छोड़ करके काम करें। वो लोग प्रचार कर सकते हैं, उनको करना क्या है, उनको चर्चा करनी है, चर्चा करनी है। इस बार तो चौटाला जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं भाई, इस बार तो मुख्यमंत्री बन रहे हैं अभय चौटाला जी मुख्यमंत्री। ये चर्चा करनी है, आपको 2 शब्द निकालने हैं। गठबंधन का मुख्यमंत्री बन रहा है भाई, गठबंधन का मुख्यमंत्री बन रहा है। एक बार आपको 2 शब्द कहने हैं। आप लोग बस में सफर कर रहे हो, ट्रेन में सफर कर रहे हो, किसी चौराहे पे बैठे हो, किसी चौक पे बैठे हो, आप लोग महिला की टोली में बैठे हो, बुजुर्ग की टोली में बैठा हो, नौजवान की टोली में बैठा हो, हॉस्पिटल में पेशेंट देखने जाएं या बैंक्वेट हॉल में खाना खाने जाएं, आप किसी भी दशा में हो, आप किसी भी स्थिति में हो, आप कैसी भी स्थिति में हो, सम्मानित साथियों, आपको चर्चा करनी है। इस बार तो मुख्यमंत्री चौटाला जी बन रहे हैं, अभय चौटाला जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं भाई, सीएम बन रहे हैं। अगले सीएम कौन है इस बार तो
चौटाला जी बन रहे हैं सम्मानित साथियों। इस शब्द के साथ आपका टका नहीं लगता, आपका पैसा खर्च नहीं होता, आपकी कोटी खर्च नहीं होती, आपको केवल 2 शब्द निकालने हैं। इस बार तो गठबंधन का मुख्यमंत्री बन रहा है भाई, गठबंधन का मुख्यमंत्री। आपको कहना है, आपको कुछ नहीं करना। वेंकट हॉल में खाना खाने भी जाए, वेंकट हॉल में खाना खाने जाए, तरह तरह के लजीज खाने वहां पे होते हैं, हलवा पूरी जैसा भी आपका पसंद आता है खाना लो। आपके सामने भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति भी खाना हो सकता है, आपके सामने कांग्रेस का व्यक्ति भी उस वेंकट में हो सकता है। जब वेंकट हॉल में आपके सामने दूसरी पार्टियों के व्यक्ति होंगे, आपको भी प्लेट में खाना लेना है, चम्मच मुंह में डालना है और एक शब्द निकालना है। इस बार तो अभय चौटाला जी मुख्यमंत्री बन रहे भाई। आपके बीच में चर्चा करनी है, चर्चा करनी, बस कुछ नहीं करना। आपको 2 शब्द निकालने हैं। इस बार तो चौटाला जी मुख्यमंत्री बन रहे भाई, इस बार तो गठबंधन का मुख्यमंत्री बन रहा है भाई। आपके सामने जो कांग्रेस का व्यक्ति होगा, आपके सामने भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति होगा, वो आपको घूर के देखेगा, आंखें निकालेगा, बोलेगा कुछ नहीं, बोलेगा नहीं, क्योंकि उनको पता है हकीकत का कि वाकई भाई अभय चौटाला जी मुख्यमंत्री बन के आ रहे हैं। उनको पता है, इस बात का डर है सम्मानित साथियों। और इस डर की वजह से जिस टाइम पे समझौता हुआ था हमारा सम्मानित साथियों, उस समझौते का जिस दिन डिक्लेरेशन हुआ चंडीगढ़ में, घोषणा हुई थी समझौते की, दोनों पार्टियों के पेट में मीठा मीठा दर्द होने लगा था। कांग्रेस के पेट में भी और भारतीय जनता पार्टी के भी पेट में दर्द होने लगा और वो दर्द से कर्राने लगे। और सम्मानित साथियों, हमने शुरू कह दिया था उसी टाइम पे, आप भी कहना शुरू कर दो कि 20 साल तक ये दर्द हमने झेला है, 20 साल तक ये कठिनाई हमने झेली है, 20 साल तक ये पीड़ा हमने झेली है। अब आदत डाल लो, भारतीय जनता पार्टी के लोगों और कांग्रेस के लोगों, ये आदत डाल लो। अब चौटाला जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, अब लोग आदत डाल लो पीड़ा झेलने की। सम्मानित साथियों, ये आपको कहना, अभी चर्चा करनी है, शुरू कर दो। आपके मोबाइल फोन में जितने नंबर हो, चाहे विरोधी का हो, चाहे दुश्मन का हो, चाहे दोस्त का हो, चाहे मित्र का हो, चाहे सगे संबंधी का हो, जितने भी नंबर आपके मोबाइल में हैं, आपको सबको फोन करना है, सभी को चर्चा करनी है कि सरकार गठबंधन की बननी है। सम्मानित साथियों, आ जाओ, आओ हमारे घर में, अपने घर में आओ, शामिल हो जाओ, अपने अधिकार ले लो। और सम्मानित साथियों, निश्चित तौर पर कॉन्फिडेंस के साथ कहो सरकार हमारी बन रही है, कॉन्फिडेंस के साथ कहो, कोई डरने की जरूरत नहीं है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं आ रही, सरकार कांग्रेस की नहीं आ रही है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं। आप लोग निडर होकर के कहो, पूरे प्रदेश में निडर होकर के कहो, अपने गली में मोहल्लों में, सरकार चौटाला जी की आ रही है। निश्चित होकर के सम्मानित साथियों, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि सरकार वाकई ही अभय चौटाला जी की आ रही है, निश्चित होकर सम्मानित साथियों। इसलिए ज्यादा न कहते हुए सम्मानित साथियों, मैं अपना पूरा समय अपने बड़े भाई इस प्रदेश के होने वाले सीएम को देना चाहता हूं सम्मानित साथियों, और इसी के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय देवीलाल जी। अच्छे विचार रखने के लिए प्रभारी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आपके बीच में कैथल से रहे पूर्व मंत्री सुरेंद्र मैदान जी पहुंचे हैं, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। सुरेंद्र मैदान जी, अब आपके बीच में जिनकी आवाज सुनने के लिए आप लगातार 4 घंटों से यहां बैठे हैं, किसान कमेरे की बुलंद आवाज, किसान केसरी हरियाणा, शेरे हरियाणा चौधरी अभय सिंह चौटाला जी आपके बीच में आएंगे। उनसे पहले बसपा यूनिट द्वारा आप चौधरी साहब को सम्मानित किया जाएगा और इनके साथ हमारे कलायत से ओम प्रकाश पातलान भी, जो अपना अच्छा संघर्ष कर रहे हैं कलायत के अंदर। ओम प्रकाश पातलान जी, इंडियन नेशनल लोकदल जिंदाबाद, जोरदार नारों से भाई, चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, किसानों की बुलंद आवाज चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, इनेलो बसपा जिंदाबाद, बहन मायावती जिंदाबाद, चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद।
चलो आप बैठो। बहुत ही आदर और सम्मान के योग बहुजन समाज पार्टी के पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के प्रभारी भाई रणधीर बेनीवाल जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, पूर्व में रहे मंत्री, आपके भावी विधायक चौधरी रामपाल माजरा जी, मंच पे मेरे साथ बैठे हुए दोनों पार्टियों के प्रदेश, जिला और हल्का स्तर के सभी नेतागण, आज की इस कैलायत विधानसभा क्षेत्र की चुनावी रैली में आए हुए आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मान के योग्य माताओं, बहनों, पत्रकार, छायाकार दोस्तों, मेरे से पहले जो वक्ता थे, बोलने वाले थे, उन्होंने आपके सामने सारी बातें बहुत खुल करके करी कि देश में, प्रदेश में पिछले 20 वर्षों से जो 10 वर्ष कांग्रेस पार्टी का राज रहा और 10 वर्ष से जो भारतीय जनता पार्टी देश और प्रदेश में सत्ता पे काबिज है, किस किस्म के हालात रहे, हमें किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। इन 10 सालों में अगर मेरे से पहले जिन साथियों ने चर्चा करी थी उन्हीं बातों का जिक्र करूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। आप भी काफी समय से बैठे हैं। साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने से पहले बहुत बड़े बड़े वायदे आपके सामने किए थे। देश का हर नागरिक जब कांग्रेस पार्टी को देश से, सत्ता से बाहर कर रहा था और मोदी जी जैसे देश के अन्य अलग अलग राज्यों में जाकर के लोगों से बात कर रहे थे, वायदे कर रहे थे, हर आदमी ये मान के चलता था कि मोदी जो वायदे आज हमारे साथ कर रहे हैं, अगर ये सारे वायदे पूरे हो गए तो देश का हर नागरिक खुशहाल हो जाएगा। लेकिन साथियों, वायदे पूरे करने की बजाय देश के प्रधानमंत्री ने इस किस्म के फैसले लिए जिससे आम आदमी दुखी और परेशान हो गया। वायदा तो किया था 15-15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में डालेंगे। कांग्रेस के लंबे समय में जो इस देश में लूट करके पैसा विदेश के बैंकों में जमा कराया वो वापिस लाएंगे और वापिस ला करके हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए जमा करा देंगे। नौजवान पीढ़ी के बच्चों के साथ वायदा किया तो और कहा था हर वर्ष 2 करोड़ पढ़े लिखे नौजवान बच्चों को देश में नौकरी और रोजगार देंगे। वायदा किया था माताओं और बहनों के साथ कि हमारी सरकार बनने के बाद हर घर में गैस का कनेक्शन मुफ्त में देंगे, गैस का सिलेंडर मुफ्त में पहुंचाने का काम करेंगे। किसान का वोट कैसे मिले उसको प्रभावित करने के लिए कहा था स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू कर देंगे, एमएसपी का कानून बना देंगे और ये भी कह दिया था कि 2022 में किसान की फसल के दाम 2 गुना कर देंगे। हैरानी की बात है, जो बातें कही थी उनमें से एक भी बात पूरी नहीं करी।
उल्टा कैसे परेशान हो लोग, इसके लिए इस किस्म के कानून बनाए थे कि लोगों को 13 महीने तक कृषि के जब 3 काले कानून बनाए तो 13 महीने तक लगातार किसान को, अपने बच्चों को, अपने खेत को, घर को, परिवार को, सबको छोड़ करके कैसे तीनों काले कानून खत्म हो, उसके लिए 13 महीने आंदोलन चलाना पड़ा था। मैं उस आंदोलन का हिस्सा था, मैं जाता था, देखता था। 80-80 वर्ष के बुजुर्ग उस आंदोलन में बैठे थे। कोरोना की महामारी थी। मैं जब उन बुजुर्गों से मिलता था, उनसे बात करता था, उनके साथ जब छोटे छोटे 5-5, 7-7 वर्ष के बच्चे थे, मैंने जब उनसे कहा कि कोरोना की महामारी है, कहीं अगर ये कोरोना स्प्रेड कर गई, ज्यादा फैल गई तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। आप इन बच्चों को कम से कम घर भेजने का काम करें। बुजुर्ग कहने लगे कि कोरोना से तो मरेंगे कि नहीं मरेंगे पता नहीं, अगर ये 3 काले कानून बना दिए तो जिस जमीन के हम मालिक है, इस जमीन से बेदखल हो जाएंगे। हमें अपने ही खेतों के अंदर मजदूर बनकर काम करने पे मजबूर होना पड़ जाएगा। हम जान दे देंगे लेकिन तब तक घर की वापसी नहीं करेंगे जब तक तीनों काले कानून खत्म नहीं हो जाएंगे। साथियों, एक समय ऐसा भी आ गया था जब मैं किसानों के बीच में हजारों साथियों को लेकर के टीकरी के बॉर्डर पे पहुंचा तो टीकरी के बॉर्डर पे जो किसान आंदोलन चलाने वाले किसान नेता थे, उन्होंने मेरे सामने एक प्रस्ताव रखा और उन्होंने कहा कि आज चौधरी देवीलाल अगर हमारे बीच में होते, कोई बड़ा फैसला करते जिससे किसान आंदोलन को ताकत मिलती, सरकार को मजबूर होना पड़ता। मैंने कहा मैं आपकी मंशा को समझता हूं, आप निश्चिंत रहें। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चौधरी देवीलाल के दिखाए हुए रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। हमारा एक एक कार्यकर्ता आपके लिए समर्पित है। जहां आपकी सोच है कि हम आपके साथ कोई बड़ा निर्णय लेकर के इस लड़ाई में आगे बढ़े, मैंने प्रेस के लोगों से बुला करके कहा कि 26 जनवरी तक तीनों काले कानून या तो वापस हो जाएंगे और 26 जनवरी को तीनों काले कानून अगर वापस नहीं हुए तो 27 जनवरी को विधानसभा से इस्तीफा दे करके किसानों के बीच में आकर के बैठ करके इनकी लड़ाई को लड़ने का काम करूंगा। 26 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री से सब उम्मीद करते थे कोई बड़ा फैसला करेगा। बड़ा फैसला करने की बजाय किसानों के खिलाफ षड्यंत्र रचा। ये कह करके किसान आंदोलन को तोड़ने का प्रयास किया गया कि जो तिरंगा यात्रा लेकर के किसान दिल्ली में ट्रैक्टर पे बैठ करके आया, पहले दिल्ली के लोगों में भय पैदा करने के लिए कही गई बात, पहले ये कहा कि किसान ट्रैक्टर पे बैठ करके आएगा, दिल्ली को लूट करके लेकर के चला जाएगा। लेकिन जब दिल्ली के अंदर किसान ट्रैक्टर लेकर के गया तो दिल्ली के लोगों ने फूलमालाओं के साथ उस ट्रैक्टर यात्रा का स्वागत किया। जगह जगह मिठाइयां बांटी, लंगर लगाए। जब स्वागत के बारे में प्रधानमंत्री को पता चला तो शाम होते होते कैसे आंदोलन तोड़ा जाए, उसके लिए देश के प्रधानमंत्री की तरफ से मीडिया में कहा गया कि लाल किले पे उग्रवादी आए, किसान के साथ बैठ करके खालिस्तानी आए और तिरंगे का अपमान कर दिया, तिरंगे के ऊपर खालिस्तान का झंडा फहरा दिया।
इस तरह की अफवाह जब फैलाई गई, लोगों में इसको लेकर के कहीं ना कहीं चिंता बन गई थी, ये डर और भय हो गया था कि आंदोलन टूट ना जाए, खत्म ना हो जाए। मुझे अनेक कांग्रेस के, भाजपा के नेताओं के फोन आए, उन्होंने मुझसे कहा कि अब आपके इस्तीफे से कुछ नहीं होने वाला, आप ये गलती मत कर लेना, आंदोलन आज रात को समाप्त हो जाएगा। जो मुझे टेलीफोन कर रहे थे, मैंने उनसे कहा कि अगर आप सही मायने में किसान के हितैषी हैं तो आप लोगों को भी मेरे साथ विधानसभा में चल करके अपना इस्तीफा देना चाहिए। अगर इस्तीफा देंगे तो किसान आंदोलन मजबूत हो जाएगा और किसान के ऊपर थोपे गए 3 काले कानून खत्म हो जाएंगे। साथियों, उनमें से किसी एक ने भी हिम्मत नहीं जुटाई और मैंने 27 तारीख को ट्रैक्टर पे बैठ करके विधानसभा में जाकर के विधायक के पद से इस्तीफा दे करके टिकरी के बॉर्डर पे चला गया। काले कानून बना करके परेशान किया, उसके साथ साथ देश के अंदर महंगाई बढ़ाई, बेरोजगारी बढ़ाई। हरियाणा प्रदेश को पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े घोटाले करके लूटने का काम किया। धान का घोटाला किया, शराब का घोटाला किया, रजिस्ट्री का घोटाला किया, खाद्यान्न का घोटाला किया। कोरोना काल के अंदर सरकारी दवाइयों की खरीद के अंदर 450 करोड़ रुपए डकार गए। पेपर लीक घोटाला करके हमारे नौजवानों को लूटने का काम किया। अनेक इस किस्म के फैसले लिए जिससे आम आदमी परेशान हुआ। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। आज कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन किसी ना किसी जिले के अंदर किसी ना किसी व्यापारी को जाकर के धमकी दे करके उससे फिरौती ना मांगी जाती हो। अगर कोई व्यापारी इस बात का विरोध करे तो पुलिस के साये में बदमाश किस्म के लोग आते हैं जिन्हें सरकार का संरक्षण है, वो आकर के सरेआम उनके प्रतिष्ठानों पे गोलियां चला करके, डरा करके, धमका करके पैसा लूट करके ले जाने का काम करते हैं। आज जहां महंगाई बढ़ी है, जहां भ्रष्टाचार बढ़ा है, जहां कानून व्यवस्था खत्म हुई है, वहीं साथियों उसके साथ साथ मेरे से पहले माजरा जी बता रहे थे कि किस तरह से नौजवान बच्चे रोजगार ना मिलने की वजह से, नौकरी ना मिलने की वजह से अपनी जमीनें बेच बेच करके अपना घर बार परिवार छोड़ करके विदेश को पलायन कर रहे हैं, जा रहे हैं। वहीं उसके साथ साथ कैसे फिर भाजपा सत्ता में आए, इसके लिए साथियों आज अपने फैसले बदल रहे हैं, आज नए नए वायदे कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी लगातार लोगों को बरगलाने के लिए तरह तरह के झूठे वायदे करने का काम करती है। आज हरियाणा प्रदेश के हालात इस किस्म के हैं कि लोग भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं। वहीं साथियों 5-4 दिन और इंतजार करो, जहां भारतीय जनता पार्टी को लोग सत्ता से बाहर करेंगे, वहीं कांग्रेस के अंदर इतनी बड़ी भगदड़ मचेगी कि जो कांग्रेस पार्टी के लोग इस बात का खबाव ले रहे हैं कि हमें बिना मांगे वोट मिले थे, हम आज भी बिना मांगे वोट लेकर के हरियाणा प्रदेश में सत्ता पे काबिज हो जाएंगे। उस हरियाणा प्रदेश के अंदर ये प्रेस के साथी जो बैठे हैं, ये सब ये लिखने पे मजबूर हो जाएंगे और कहेंगे कि अब हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस में भगदड़ है, भाजपा को लोग सत्ता से बाहर देखना चाहते हैं। आने वाला समय बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का है जो सत्ता की तरफ बढ़ने का काम कर रही है। आज जिस बड़ी संख्या में आप आए हो, आपने इस बात पे मोहर लगाई है, साबित कर दिया कि कैलायत विधानसभा क्षेत्र की सीट पे
बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशी चौधरी रामपाल माजरा को भारी बहुमत से जिताने का काम करोगे। जहां साथियों आप माजरा साहब को जिताओगे, मैं सरसा जिला में 2 दिन से लगातार अलग अलग गांव में लोगों से मिलकर के आया हूं। पांचों की पांचों सीट सरसा जिला की बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जीतेगी। इस किस्म के हालात पैदा होंगे कि हरियाणा प्रदेश के अंदर किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं होगा, और जब किसी पार्टी के पास बहुमत नहीं होगा, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जब सरकार बनाने के अंदर सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाली पार्टी जब बनेगी, तो आप चिंता मत करना, हम किसी के दरवाजे पे नहीं जाएंगे, हम आपकी सरकार बना करके आपको देने का काम करेंगे। आज साथियों, सरकार बनाने के लिए, लोगों को बरगलाने के लिए भाजपा अपनी तरफ से अलग अलग वायदे करने का काम कर रही है। आज नौकरी और रोजगार की बात करके युवा को प्रभावित करना चाहते हैं। आज कहीं साथियों पिछली सरकार के किए हुए निर्णयों को बदल करके लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। आज तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी लोगों के बीच में जब जाता है, कहता है मैं पेंशन बढ़ाऊंगा, 6,000 रुपया कर दूंगा। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहता है 100 गज का प्लाट दूंगा, पक्का मकान बना दूंगा। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा वायदा करता है 2 लाख नौकरियां लगा दूंगा। अनेक इस तरह के वायदे करके लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन साथियों, उससे पूछना, उन कांग्रेस के लोगों से पूछना जो इस तरह की बातें कह करके गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि 10 साल तुम्हारा राज था, उस 10 साल के कार्यकाल के अंदर आपको किसने रोका था पेंशन बढ़ाने से? उस 10 साल में एक नया पैसा पेंशन का नहीं बढ़ाया था, जो पेंशन चौधरी देवीलाल ने दी थी आपको। उस 10 साल में रोजगार के अंदर भेदभाव किया गया, केवल रोहतक के बच्चों को रोजगार और नौकरी दी गई। आपके जींद के, कैथल के, हिसार के, सरसा के, कुरुक्षेत्र के लोगों के साथ भेदभाव करके कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को रोजगार से वंचित करने का काम किया। अनेक इस तरह की चीजें हमारे बीच में कांग्रेस के राज में हुई, जिससे लोगों ने परेशान होकर के कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर करके भाजपा को सत्ता सौंपने का काम किया था। एक उम्मीद थी भाजपा से, भाजपा भी अपनी उम्मीद पे खरी नहीं उतरी। आज हर व्यक्ति चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के शासन को याद करता है। आज हर व्यक्ति कहता है हम नए सिरे से चौधरी देवीलाल जी की नीतियों की सरकार बनाना चाहते हैं। साथियों, अगर चौधरी देवीलाल जी की नीतियों की सरकार आपने बनाई, बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में लेकर के आए, तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जब कभी भी कोई भी वायदा चौधरी देवीलाल ने आपके बीच में किया, जब कभी भी कोई वायदा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने आपके बीच में किया, जो भी वायदे किए उन सब वायदों को पहली कलम से पूरा करने का काम किया था। आपको याद होगा, समस्त हरियाणा सम्मेलन जींद में सन 1987 में हो रहा था और चौधरी देवीलाल ने कहा था कि बूढ़ों मर मत जाना, 100 रुपये पेंशन करूंगा। गरीब लोगों से कहा था अब आपको आपकी बेटी की शादी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, 5100 रुपये कन्यादान के रूप में दूंगा। जो किसान आया हुआ था, मजदूर आया हुआ था, छोटा दुकानदार आया हुआ था, उसको कहा था तेरी चिंता का मुझे फिक्र है, आप बेफिक्र हो जाओ, 10-10 हजार के कर्जे माफ करूंगा। चौधरी बंसीलाल ने कहा था चौधरी देवीलाल बरगला रहा है, झूठ बोल रहा है, सरकारी खजाने से पैसा दिया नहीं जा सकता। चौधरी देवीलाल ने कहा चिंता की बात नहीं है, जैसे ही सत्ता सौंपोगे पहली कलम के साथ आपसे किए हुए वायदों को पूरा करूंगा। और सरकार बनने के बाद सबसे पहले पहली कैबिनेट की मीटिंग में अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से कहा लिख करके लेकर के आओ कि 100 रुपया बुजुर्गों की पेंशन, नीचे लिखो 10 हजार के कर्जे माफ, और उसके नीचे लिखो 5100 रुपये गरीब की बेटी के कन्यादान के। वो तीनों चीज लिख करके लाई गई और चौधरी देवीलाल ने नीचे दस्तखत कर दिया देवीलाल, और उसी दिन से कानून बना दिया गया था।
आज फिर हम चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैंने हरियाणा प्रदेश के अंदर परिवर्तन यात्रा के दौरान बड़े नजदीक से जाकर के देखा था कि लोगों के सामने क्या क्या परेशानियां हैं। हमने उसी दिन फैसला कर लिया था कि अगर हम सत्ता में आएंगे, लोगों ने अगर हमारे ऊपर विश्वास और भरोसा किया, सरकार बनाई, तो सरकार बनने के बाद हम लोगों के बीच में आज जो दिक्कत और कठिनाई है उसको दूर करने के लिए खुल करके उनको बता करके आएंगे। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, आपको मेरी बात पे विश्वास और भरोसा है या नहीं है? अगर मेरी बात पे भरोसा है तो एक बार जोर से बोल के बताओ कि भरोसा है। अगर आप भरोसा करोगे और सरकार बनाओगे तो साथियों, हमने और बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने बैठ करके फैसला लिया है कि सरकार बनने के बाद सबसे पहले चौधरी देवीलाल की जो सम्मान पेंशन 100 रुपया दी थी 35 वर्ष पहले, हम उस पेंशन को बढ़ाएंगे। 7500 रुपया बुजुर्ग की पेंशन मान सम्मान करने का काम करेंगे। जहां पेंशन बढ़ाएंगे वहीं उसके साथ साथ पढ़े लिखे नौजवान बच्चे जो आज बेरोजगार हैं, उन बच्चों को कानून बना करके हर घर से एक पढ़े लिखे नौजवान बच्चे को, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो, उसको नौकरी देने का काम करेंगे। जो 2 लाख नौकरियां आज खाली पड़ी है, पहले 6 महीने में उनको भरने का काम करेंगे। जो कोई नौजवान वंचित रह जाएगा नौकरी से, रोजगार से, उसे मायूस नहीं होने देंगे। हम उसको 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देकर के उसका मान सम्मान करेंगे। वहीं साथियों, हमारी माताएं और बहनें बैठी हैं, इनको मोदी जी ने कहा था कि आपके घर में गैस का कनेक्शन फ्री में कर देंगे, और ये भी वायदा किया था कि गैस का सिलेंडर मुफ्त में दे देंगे, महंगाई पे रोक लगा देंगे। महंगाई कम करने की बजाय महंगाई बढ़ा दी। गैस का सिलेंडर मुफ्त में देने की बजाय 1200 रुपये का कर दिया। माताएं और बहनें, सरकार बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। आपका प्रतिशत 50% हिस्सा आपका भी है। अगर आप सारी मिलकर के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाओगी, तो फिर आपको एक वायदा करता हूं कि इंडियन नेशनल लोकदल बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने के बाद महीने की 1 तारीख को गैस का सिलेंडर आपके घर में मुफ्त में आया करेगा। जहां गैस का सिलेंडर आपको मुफ्त में देंगे, वहीं 1100 रुपये हर गृहिणी के खाते में उसकी रसोई बढ़िया चले, उसको पैसा ना मांगना पड़े, उसके भी देने का काम करेंगे। उसके साथ साथ हरियाणा प्रदेश के लोगों को मुफ्त में पानी मुहैया कराएंगे। और उसके साथ आज जो बिजली के बिलों से तुम परेशान हो, मैं जब यात्रा पे गया था, लोग शिकायत करते थे कि बिजली बहुत महंगी हो रखी है, बिल बहुत ज्यादा आता है। मैंने उस वक्त फैसला किया था कि मीटर पड़वा करके मनोहर लाल खट्टर के घर भिजवाऊंगा। और हरियाणा प्रदेश के लोगों ने अगर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाई, तो सरकार बनने के बाद मुफ्त में बिजली देने का भी काम करेंगे। वहीं साथियों, हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके, कहीं भी जाकर के पढ़ सके, उनको इस बात के लिए सोचना नहीं पड़ेगा कि तेरी शिक्षा पे कितना खर्च आ रहा है। सारा का सारा खर्च सरकार बनने के बाद सरकार मुहैया कराने का काम करेगी। वहीं हैरानी की बात है, आजकल एक नई बात चल रही है। कोई कहता है आयुष्मान के तहत 10 लाख रुपए का मुफ्त में इलाज कराएंगे। कांग्रेस वाले कहते हैं 20 लाख तक मुफ्त में इलाज करा देंगे। हमारा अपना खजाना है, हमारा अपना पैसा है, हम टैक्स के रूप में पैसा दे करके हरियाणा के खजाने को भरने का काम करते हैं। हमारा फैसला है कि परमात्मा ना करे कोई बुजुर्ग हमारे घर में बीमार हो, किसी माँ बहन बच्चे को तकलीफ हो जाए, हम तो परमात्मा से दुआ करते हैं हरियाणा स्वस्थ रहे। अगर कोई बीमार हो जाएगा तो उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, चाहे इंग्लैंड में जाकर के इलाज करा लेना, वो भी मुफ्त में होगा, सारा पैसा सरकार देने का काम करेगी। वहीं उसके साथ साथ ओल्ड पेंशन स्कीम जो है, जिसको लेकर के लंबे समय तक रिटायर्ड कर्मचारी सड़कों पे है, मैं उन्हें विश्वास और भरोसा दिलाता हूं। जिस स्कीम को कांग्रेस ने बंद किया था, हम उस स्कीम को फिर से लागू करेंगे, चालू करेंगे।
ओल्ड पेंशन स्कीम बनाने का काम करेंगे। वहीं उसके साथ साथ साथियों, आज स्थायी नौकरी नहीं है, आज नौकरी के नाम के ऊपर लूट मची हुई है। जहां स्थायी नौकरी देने का काम करेंगे, वहीं उसके साथ साथ आंगनवाड़ी की वर्कर, आशा वर्कर और सफाई का कर्मचारी जो आज भी रोजाना सड़कों पे रहता है, जिससे हर पार्टी ने वायदा किया और वायदा पूरा करने के बजाय आंदोलन करने पे मजबूर करते हैं। मैं उन साथियों को विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार बनने के बाद हम आंगनवाड़ी वर्कर को, आशा वर्कर को, सफाई के कर्मचारी को पहली कलम से पक्का करने का काम करेंगे। वहीं उसके साथ साथ गरीब आदमी को 100 गज के प्लाट देंगे और 100 गज के प्लाट के साथ चौधरी देवीलाल आवास योजना के तहत पक्का मकान बना करके देने का काम करेंगे। वहीं साथियों, लोग आज सबसे ज्यादा अगर दुखी है, परेशान है, तो मनोहर लाल खट्टर की सरकार में रोज नए नए पोर्टल बनाए जाते थे। आप रोजाना पोर्टल के चक्कर में मंडियों के चक्कर काटते थे, दफ्तरों के चक्कर काटते थे। अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पोर्टल से परेशान हो कि नहीं हो? पोर्टल से दुखी हो कि नहीं हो? पोर्टल से दुखी हो? सरकार बनाओ। सरकार बनाने के बाद ये सारे पोर्टल खत्म कर दूंगा। केवल एक चीज रहेगी, हरियाणा प्रदेश के अंदर पहले जैसे राशन कार्ड के ऊपर सारी सुविधाएं मिलती थी, फिर से राशन कार्ड बनाएंगे और सारी सुविधाएं आपको देने का काम करेंगे। वहीं साथियों, उसके साथ साथ अपनी राजधानी बनाएंगे, अपना हाई कोर्ट बनाएंगे। और माताओं बहनों से एक बात और कहना चाहता हूं, जब मैं यात्रा पे था, सावन का महीना था, नरवाना के इलाके में घूम रहा था, गांव गांव जा रहा था, मैंने देखा माताएं और बहनें कहीं जोड़ के दरख्त की छांव के नीचे बैठ करके भजन कर रही थी, कहीं किसी दरवाजे में बैठ करके भजन कर रही थी। मैं जब उनसे मिलता था, पूछता था कि आपके लिए कोई सही जगह नहीं है? कहने लगी कोई जगह नहीं है। मैंने कहा आप चिंता मत करना, सरकार बना देना, सबके लिए सत्संग भवन बना करके दूंगा। जैसे हरिजन चौपाल बनी, जैसे बैकवर्ड की चौपाल बनी, उसी तरह माताओं और बहनों को भजन कीर्तन करने में कोई दिक्कत ना आए, उसके लिए हर गांव के अंदर एयर कंडीशनर कमरे के साथ सत्संग भवन बना करके देने का काम करेंगे। ये सारी बातें तब संभव है साथियों, जब दोनों पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर के, और आज से ही अगले 5 तारीख तक, जब तक वोट नहीं पड़ जाए, एक एक मतदाता के पास जाकर के सारी बात बताएं और मतदाताओं का दिल जीतने का काम करें, भरोसा जीतने का काम करें। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी एक बात हमेशा कहते थे कि साथियों, सरकार जो है मांगने से नहीं मिला करती। अगर सत्ता आपने बनानी है तो फिर सत्ता को छीनना पड़ेगा। अब समय आ गया इन लुटेरों से सत्ता छीनने का और इस सत्ता पे काबिज होने का। मैं उम्मीद करूंगा कि सत्ता को छीनने में बड़ी भागीदारी निभाओगे और अपनी सरकार बनाने के लिए लगातार 5 तारीख तक मतदाताओं से संपर्क करोगे। आप सबने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत